नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अगर किसी भी तरह का रणनीतिक सहयोग होता है तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। जनरल चौहान ने भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई के सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि यह पहला उदाहरण था जब 2 परमाणु हथियार संपन्न देश सीधे तौर पर सैन्य संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी प्रकार के परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। CDS ने चीन पाकिस्तान गठजोड़ का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में अपने 70 से 80% हथियार और उपकरण चीन से खरीदे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर कहा है कि जो भी देश ब्रिक्स समूह में शामिल हैं, उन्हें 10% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की स्थापना ही हमारे डॉलर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी। अगर वो ये खेल खेलना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं भी यह खेल खेल सकता हूं। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर 7 जुलाई को पोस्ट किया था कि जो भी देश खुद को ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जोड़ता है, उस पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। देश भर में आज 9 जुलाई को भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। यह बंद 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर बुलाया गया है। प्रदर्शनकारी संगठन सरकार की उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानते हैं। इस हड़ताल में बैंकिंग, परिवहन, डाक सेवाएं, कोयला खनन और निर्माण क्षेत्र के करीब 25 करोड़ कर्मचारी और ग्रामीण मजदूर भाग ले रहे हैं। इससे कई राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बंद का असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बिजली क्षेत्र से जुड़े 27 लाख से अधिक कर्मचारी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे कई राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक हैं। उन्होंने सरकार के सामने 9 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, 4 नई श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए। दूसरी, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और सरकारी रिक्तियों को तुरंत भरा जाए। तीसरी, 26,000 रुपए मासिक न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाए। चौथी मांग कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। पांचवी, 8 घंटे के कार्य दिवस की गारंटी दी जाए। छठी, मनरेगा को शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए। सातवीं, अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। और 8वीं, हड़ताल और यूनियन बनाने के अधिकार की रक्षा की जाए। इसके अलावा 9वीं मांग की गई है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत किया जाए। इसके अलावा 9वीं मांग की गई है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत किया जाए। बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन ने आज बुधवार को बिहार बंद का आह्वान किया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दल के नेता आयकर गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक विरोध मार्च करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना में इस दौरान मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया जाना है। बता दें कि विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि मतदाता गहन पुनरीक्षण को तुरंत रोका जाए। उनका कहना है कि इसे विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाए। विपक्ष ने कहा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में जिन 11 दस्तावेजों की मांग की जा रही है वह गरीबों के पास नहीं है और इसकी वजह से सैकड़ों मतदाताओं से उनका मताधिकार छीना जा सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज बिहार बंद के आह्वान को लेकर बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपील की है कि बिहार बंद और चक्का जाम में शामिल होइए और लोकतंत्र को बचाइए। गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की चुनाव आयोग और भाजपा की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज नहीं जागे तो कल वोट देने का अधिकार भी छिन जाएगा। अपने इस पोस्ट में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर शेयर की है। बिहार की राजधानी पटना के व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि इस मामले में घटनास्थल पर मिले सुराग और सीसीटीवी सर्विलांस के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई।
पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जहां पर घटना हुई थी वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। जांच करते हुए हम अभियुक्त के घर तक पहुंचे। वहां छानबीन के दौरान एक मोटरसाइकिल मिली। हमने अभियुक्तों के कपड़े, जूते और मास्क बरामद किए हैं। उस घर पर मौजूद एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया। उसका नाम उमेश यादव है। गहन पूछताछ के दौरान उसने इस घटना में संलिप्त होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने बताया कि उमेश यादव के घर से 59 राउंड गोलियां बरामद की गईं। एसपी ने दावा किया कि करीब 1.5 महीने पहले ये साजिश रची गई थी। उन्होंने बताया इस मामले में जिस संदिग्ध विकास उर्फ राजा की एनकाउंटर में मौत हुई वो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका था। विकास के खिलाफ 9 गंभीर मामलों में केस दर्ज है, जिसमें हत्या, डकैती और हथियार सप्लाई करने जैसे मामले हैं। कार्तिकेय शर्मा ने आगे कहा कि लेकिन उमेश यादव का अब तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से ये कार्य किया गया और जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया है वो आम इंसान के लिए संभव नहीं है। इसका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। इसराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने अपने सेना को निर्देश दिया है कि वे गजा में रह रहे लोगों को क्षेत्र के दक्षिण में शिफ्ट करने की योजना तैयार करें। इसराइल काट्स ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि वो रफा के खंडरों पर एक शहर बसाना चाहते हैं, जहां शुरू में लगभग 6 लाख फिलिस्तीनी और बाद में पूरी 21 लाख आबादी को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य लोगों को सुरक्षा जांच के बाद रफा लाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे हमास के लोग नहीं हैं और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हालात सही रहे तो ये काम 60 दिनों के युद्ध विराम के दौरान शुरू होगा, जिस पर इसराइल और हमास बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक इस्राएली मानवाधिकार वकील ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह मानवता के विरुद्ध अपराध की एक योजना है। नेपाल में अधिकारियों का कहना है कि नेपाल और चीन की सीमा पर बाढ़ के कारण एक पुल बह जाने से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग लापता हैं। लापता लोगों में 6 चीनी नागरिक और 3 नेपाली पुलिसकर्मी शामिल हैं। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि पास के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से कुछ लोगों को बचाया गया है। तलाशी अभियान में मदद के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता विनोद खिमेरे ने रॉयटर्स को बताया कि पुलिस ने 8 शव बरामद किए हैं, जिनमें से अभी तक किसी की भी पहचान नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि अब तक 57 लोगों को बचाया गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।